नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम. ज्याच्या घरी गाय त्याला कमी काय. ज्याच्या घरी गाय त्याच्या घरी विठ्ठलाचे पाय. ये शब्द बहुत ही उत्कृष्ट शब्द है और इसको जीवन में उतार कर जो हमारे माननीय आज जो हम किसान को मिलने जा रहे, वो किसान काफी सालों से विष मुक्त खेती कर रहे हैं और उन्होंने इस शब्द को ऐसे पकड़ा है और सच में हम बहुत बिलीव करते हैं कि विठ्ठल भगवान हकीकत में गौ माता की सेवा और धरती माता की सेवा से जो खुश होंगे वो हम सोच भी नहीं सकते, वो आचरण में है उनके. तो बिल्कुल ये किसान बंधु काफी सालों से विश्व मुक्त खेती करते हैं, 35 से ज्यादा फसलों पे काम करते हैं और लगभग 3 साल एक केले के ऊपर जो परिणाम लिया एक ही भूमि के ऊपर, 35 से ज्यादा फसलों के अंदर विविध प्रकार की फसलों में श्रेष्ठतम उदाहरण एक ही जगह पे उन्होंने साबित किया है. इसी प्रकार उनके वहाँ पे बहुत अलग अलग देश से भी लोग विजिट के लिए आते हैं. कृषि यूनिवर्सिटी के अंदर अवार्ड मिले हैं, अलग अलग जगह से उनको सम्मानित किया गया है और काफी किसानों के लिए वो प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुके हैं. तो आइए मिलते हैं वो अति विशिष्ट किसान से, माननीय राजेंद्र ताले जी. तो उन्होंने बहुत विशिष्ट कार्य किया है और काफी किसानों को प्रेरणा दे रहे. गौ कृपा अमृतम और गोबर का सही उपयोग खेती के अंदर करना और गौ माता की सही दिशा में सेवा करना, वो बहुत भावपूर्वक कर रहे. उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनके मुख से ही सुनते हैं कि क्या क्या अनुभव उनको गौ माता और गौ कृपा अमृतम का रहा है. उनको जाकर के मिलना है. श्री विठ्ठल भगवान को सबसे प्रिय गौ माता होती है और बलराम भगवान को कृषि. तो उनका सही जमीन पे जो कार्य कार्यान्वित किया है ऐसे राजेंद्र भाई है. तो मैं सभी किसान को मैं विनती करूंगा कि उनको प्रसन्न करना है तो हकीकत में आप जिस इष्ट देव को प्रसन्न करना है तो गाय आधारित कृषि करिए और ऐसे अच्छे किसानों से आप प्रेरणा लेकर के आप खुद प्रयोग करिए. छोटा करिए बट सटीक करिए. आधा अधूरा करने से बाल मृत्यु होता है कभी. तो सही ढंग से प्रयोग करके बहुत प्रकृति को खुश रख के उसके आशीर्वाद पा करके हम शुभ लक्ष्मी के साथ हमारा पूरा जीवन और फर्ज हमारी अदा करते हुए प्रकृति के संग हम बिता सकते हैं. उसके उत्कृष्ट उदाहरण को आज मिलते हैं. मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम. मैं सिद्धेश पाटिल आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं. महाराष्ट्र के अकोला जिले के दिग्रस बुद्रुक इस गांव के अंदर आज हम है. ये तालुका तहसील पातूर है. तो आज यहाँ पर हम एक प्रगतिशील किसान के साथ आए हैं. तो ये आपको सभी परिचय बताएंगे कि गौ कृपा अमृतम के साथ ये कैसे कृषि करते हैं, कितने साल से गौ कृपा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गौ आधारित कृषि कर रहे हैं और अभी तक इनको किन किन फसलों में कैसा परिणाम आ चुका है, ये हम पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं. और साथ ही में इनको आर्थिक उन्नति ये गाय के कारण और इस कृषि के कारण कैसे हुई है, तो ये बिल्कुल अपन बताएंगे. नमस्कार. नमस्कार. सबसे पहले आप आपका परिचय सभी को दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कितने सालों से गौ कृपा इस्तेमाल कर रहे हैं और किन किन फसलों में आपको इसका रिजल्ट आ चुका है, ये कृपया करके बताइए. जैसे कि मेरी मुलाकात राजेश टिकार से हुई. राजेश टिकार जी ने हमें बोला कि आप ऑर्गेनिक खेती तो कर रहे हैं लेकिन उसमें एक बार गौ कृपा अमृत डाल के देखिए. तो मुझे उन्होंने 1 लीटर बोतल दी. उसका मैंने 200 लीटर बनाया. 200 लीटर बनाने के बाद में छोटे छोटे जगह में, जैसे मेरे खेत में बहुत सारे पौधे रहते हैं, मैं 6 एकड़ खेती में 30-35 प्रकार के पौधे लगाता हूँ. अच्छा. जैसा स्टीविया है, मिंट है, परफ्यूम है, कालमेघ है, केले है, पपई है, मिर्ची है, बैगन है, टमाटर है, पालक है, सब्जियां है, सोयाबीन है, तुअर है, उड़द है, मूंग है. तो मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के देख लिया, डिंचिंग करके देख लिया. मुझे 3-4 दिन में ही उसमें फर्क दिखने लगा. तो उसी दिन मैंने 500 लीटर की 2 टाकी लाई और उसमें डाल बना के मैंने पूरे 6 एकड़ में लगाना शुरू कर दिया. अच्छा. तो वो शुरू करने के बाद में मेरा केला भी लगाने का उसी टाइम में चल रहा था. अच्छा. तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि केले में दूसरा कुछ भी न देते हुए गौ कृपा अमृत से क्या फर्क पड़ता है, देखेंगे जी. तो उसमें जैसे कि अपन जो लगाते समय मतलब पौधे लगाते समय उसको पहले गौ कृपा अमृत में डुबाया और उसके बाद में लगाना चालू कर दिया. जी. तो 3 साल से वही मेरा केले का खेत चालू है. अच्छा.
मतलब किसान मित्रों ये जो कह रहे हैं कि जनरली हर साल किसान नए पौध लाते हैं, उनको मिट्टी में लगाते हैं, फिर लगाने के बाद उसमें से एक बार पूरा केले आता है तो वो काट के पूरा खेत फिर से बनाते हैं। तो इनका कहना है कि 3 साल से, और एक इनका प्लॉट है वो 4 साल के एक ही बार में उन्होंने लगाया है, और गौ कृपा अमृतम डालने के बाद कंटिन्यूस उसके अंदर से इतना यील्ड आ रहा है कि उनको जो खर्चा है पूरा खेत बनाने का, रोटावेटर का, टिलेज का, ये खर्चा बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो अभी वीडियो के आगे हम वो भी प्लॉट देखेंगे। मेरा अगला प्रश्न आपको ये है कि जैसे आप सबसे शुरुआत में रासायनिक खेती आप करते थे, हाँ। तो रासायनिक खेती में और गौ आधारित कृषि में आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक ये क्या फर्क आपको दिखा है, थोड़ा आप कि हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा आपने दिमाग मानसिकता अगर हो जाए कि मुझे ऑर्गेनिक करना है जी। तो ये कभी भी कम आता ही नहीं। अच्छा। इसका कारण ये है, जैसा मैं आपको एक उदाहरण देके बता सकता हूँ। जैसे हम खेड़े गांव में रहते हैं, हमारे खेड़े गांव में बीएमएस वाला डॉक्टर आता है, लेकिन उससे एक इंजेक्शन देता है, 2-4 गोली देता है, हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। हमारे को किसी सर्जन के पास में जाने की जरूरत नहीं है। वैसा ही हमारा गोकृपा अमृत है। अच्छा। हमारा अगर उसके ऊपर विश्वास है तो गोकृपा अमृत जो है, ये मैं बोलता हूँ कि प्योर अमृत ही है। अच्छा। बिल्कुल। और जो गौ माता से बनाया है, जैसा बोलते हैं जिसके घर में गाय उसको कमी काय, उसको कमी नहीं हो रही थी। हमारे मराठी भाषा में बोलते हैं ऐसा। हमारे मराठी भाषा में बोलते हैं, ज्याच्या घरी गाय त्याला कमी काय, ज्याच्या घरी गाय त्याच्या घरी विठ्ठलाचे पाय। म्हणजे ज्याच्या शेतात गोकृपा आहे तिथं देव थांबलेला आहे, जिथे देव थांबतो आणि उत्पन्नात कधीही घट येत नहीं। मतलब इनका कहना है घट आती ही नहीं जी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इनका कहना है कि जहाँ पर गौ कृपा अमृतम और गाय है वहाँ साक्षात विठ्ठल भगवान माने श्री कृष्ण भगवान है। तो ऐसे हर गांव में ये हमारे यहाँ पर सभी लोगों को मालूम है। तो अभी हम देखेंगे इनके खेत में बहुत अलग अलग पाकों में इन्होंने रिजल्ट ले चुके हैं। तो जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा कि मानसिकता हमारी होनी चाहिए। अगर मानसिकता हो तो कोई भी अगर हम दवाई खा ले तो भी हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, और अगर हमको मानसिकता हो ही नहीं कि ये बीमारी हमको ठीक नहीं होगी तो कोई भी दवाई खा के नहीं होने वाली है। तो वैसे ही आपने केमिकल खेती के अंदर और इस खेती के अंदर आपको आर्थिक जो लेवल है इसके ऊपर क्या चेंज दिखा आपको, ये बताइए। जैसा मेरा खर्चा 0 पर आ गया। अच्छा। और मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, खुद किसान हूँ, और मैं जब खेत में जाता हूँ तो मैं समझता हूँ मैं ऑफिस आया हूँ। अच्छा। जैसे हम ऑफिस में जाने के बाद में हमारे घर में कितना भी पैसा रहो, लेकिन हमको 8 घंटा ड्यूटी देना ही पड़ता है। जो 20,000 रुपए नौकरी से 5 लाख रुपए तनख्वाह वाला भी जो है, लेकिन उसको ड्यूटी करना ही पड़ता है। वैसा मैं मेरे खेत में 5 घंटे ड्यूटी करता हूँ। अगर मुझे किसी ने फोन आया और पूछा आप कहाँ हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं मेरे ऑफिस में हूँ। अच्छा। और मैं मेरे ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अच्छा। नहीं बिल्कुल, ये भाव सबसे जरूरी है आपको। और अभी इन्होंने कहा कि लगभग पहले से जितना इनका भी खर्चा हो रहा है ये फिलहाल 0 है, क्योंकि इनके घर पे भी खुद गाय है, इनकी बहुत खेती है और बहुत सारे विभिन्न पाकों के अंदर ये काम करते हैं। और जो क्रॉप रोटेशन जरूरी है कि एक पाक लगाने के बाद अगला क्रॉप दूसरा लेना, तीसरा लेना, ये बहुत सालों से करते आए हैं। इसीलिए इनकी जमीन में जैविक कार्बन, जिसको हम सेंद्रीय कार्बन बोलते हैं, वो इतने बड़े पैमाने पे है कि इनका गौ कृपा अमृतम डालते ही रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है कि लगभग इन्होंने पूरा रासायनिक खेती बंद करके अभी खाली और गौ कृपा अमृतम पे खेती इनका शुरू है। तो अभी मुझे एक बताइए कि लगभग आपको गौ कृपा इस्तेमाल करते हुए कितने साल हो चुके हैं? मुझे गोकृपा अमृत इस्तेमाल करके अभी 4 साल हुए हैं। अच्छा। 4 साल में मैं दूसरा कुछ भी छिड़काव नहीं किया हूँ। अच्छा। अगर केले का जो कचरा निकलता है उसमें थोड़ा सा गोबर और केले का कचरा उसमें डाल के करीबन 5-6 महीने में मुझे प्योर चाय पत्ती जैसा खाद मिलता है। अच्छा। और मैं उसके ऊपर, जैसा कि मेरे 25 ट्रॉली केले का कचरा है, उसमें 1 हाथ ट्रॉली शेनखत है। अच्छा। गोबर खाद है। तो वो खाद में मैं मिला के बनाता हूँ तो 6 महीने में करीबन उसके ऊपर 1000 लीटर गोकृपा अमृत डालता हूँ। अच्छा।
और वो डालने से 6 महीने में मुझे वो केले का पत्ता कहीं नहीं दिखता, प्योर चाय की जैसी खाद ही दिखती है। जैसे किसान मित्रों, अगर हम गोबर देखेंगे तो गाय के रुमेन के अंदर कुदरत ने इतना अच्छा बायो इंजीनियरिंग गाय के अंदर किया है कि उसके गट बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर लिग्निन और सेल्यूलोस, अभी समझिए आप ये पत्ता लीजिए तो इस पत्ते के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे सेल्यूलोस और लिग्निन ही होता है। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए जो भी बैक्टीरिया चाहिए वो गोबर के अंदर बड़े पैमाने में है और गौ कृपा अमृतम के अंदर भी है। तो इनका कहना है कि ये केली का जितना भी कचरा है वो पूरा शेडिंग करते हैं, उसके साथ गोबर मिलाते हैं और गौ कृपा अमृतम मिलाते हैं। वो मिलाने के बाद पूरा चाय पत्ती जैसा इनका खाद मिलता है। तो जहां पर किसान बोलते हैं कि हमको बहुत सारा कचरा है, ये निकाल के फेंकना पड़ता है, तो इनका वो भी मजदूरी का कीमत बच रहा है और इनका सॉइल भी एनरिच हो रहा है। तो हम सभी ने फार्म वेस्ट मैनेजमेंट मतलब खेतक का जितना भी कचरा है इसका सही ढंग से उपयोग कैसा करना ये सीखना बहुत जरूरी है। जी, मेरा अगला सवाल ऐसा है आपको कि बहुत लोग कहते हैं जैविक कृषि में कीट और रोग इनका प्रादुर्भाव बहुत है, तो आपका इसके अंदर क्या अनुभव रहा, आप बताइए। मैं तो ऐसा कहता हूँ, जी, अगर आपने ऑर्गेनिक खेती करना चालू कर दिया तो उसके जो पत्ते होते हैं वो एकदम नरम और अच्छे, एकदम कवड़े नहीं रहे, इसका क्या, हाँ मतलब समझ गया मैं। जी, हाँ, जैसे लुसलुसित नहीं रहते हैं। मतलब देखिए कि आप वो एकदम नरम नहीं रहते, हाँ, वो थोड़े सख्त हो जाते हैं और उसी के साथ में उसके अंदर रोग और कीट का प्रादुर्भाव कम हो जाता है। मतलब उसके ऊपर कोई भी कीड़ आने से डरती है, वो कहती है कि ये खाने से हमको दूसरी जगह पे बहुत अच्छा मिल रहा है तो इस जगह पे क्यों जाए। अगर समझो कुछ आ भी जाए, समझो एक आधी कीड़ आ भी जाए तो उसके साथ में हमारे खेतों में उसको खाने वाले जीव तैयार हो जाते हैं, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर समझो इतना होने के बाद भी अपनी मानसिकता है तो क्या करे, तो सिर्फ एक 15 लीटर पानी में 3 या 4 लीटर गोकृपा अमृत डाले और छिड़काव करने से वो कीड़ भी निकल जाती है। अच्छा। उसके खुशबू से। अच्छा जी, गौ कृपा अमृतम के। हाँ, किसान मित्रों, आपको भी लग रहा है कि इनके कपड़ों के ढंग से कि ये एक साधारण कृषक है, साधारण एक काश्तकार है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 4 से 5 अलग अलग देशों में से लोग खाली इनका खेत देखने के लिए गौ कृपा अमृतम इन्होंने जब से शुरू किया इस्तेमाल करना, उसके बाद से बहुत सारे विदेश से लोग आके इनका पूरा खेत देखते हैं और यहाँ पर टूर करने को आते हैं। तो पूरा गौ कृपा अमृतम का निःशुल्क में ये खेत भी दिखाते हैं सभी को, कल्चर भी देते हैं और साथ ही में जो अलग अलग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग टिश्यू कल्चर के सब सैपलिंग्स और अलग अलग रूप छोटे बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। तो इन्होंने देशी जुगाड़ करके घर पे ही वो सब बनाना शुरू किया है। तो इतने प्रगतिशील एक किसान अपने हैं, इनको बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटी के अवार्ड मिल चुके हैं। तो बहुत सारे जैविक पदार्थ भी इन्होंने इस्तेमाल करके देखे। गौ कृपा अमृतम से पहले इनका जीवामृत इस्तेमाल कर रहे थे ये, उसके अंदर भी उनको अच्छे रिजल्ट है, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्शंस थे, उनको थोड़ा लेबर ज्यादा लग रहा था, बनाना थोड़ा मुश्किल है, इस्तेमाल करने में दिक्कत थी। तो गौ कृपा अमृतम श्री राधेश टिक्कर जी ने यहाँ पर उनको लाके दिया और उसी के बाद से निवृत्ति पाटिल जी का भी इन्होंने एडवाइस लिया। पाटिल जी का बहुत समर्थन है इसमें और तब चल के इनको ये सब रिजल्ट आए हैं। तो अभी हम इनके खेत में जाएंगे और अलग अलग इनके जितने भी पाक है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। किसान मित्रों, अभी हम इनके सोयाबीन के और तुवेर के खेत में खड़े हैं। तो इन्होंने इंटरक्रॉपिंग इसके अंदर किया है। तो इसके अंदर स्पेसिंग क्या है, वैरायटी कौन सी लगाई है, कौन से महीने की क्या तारीख पे इन्होंने लगाया है, अभी इनसे हम विस्तृत जानकारी लेंगे। जी नमस्कार। ये जो सोयाबीन की जाति है ये विद्यापीठ की अंबा जात का सोयाबीन है। अच्छा। और इसको 2 फीट के अंतर से हमने लगाया है और 7 रो के बाद में 6 रो के बाद में 7वां रो तुअर का है। अच्छा, मतलब एक इधर तुअर का जो लाइन है इसके बाद में आपके बीच में सोयाबीन है। हाँ, और फिर से 7वीं लाइन पे और तुअर आती है। अच्छा जी। तो पिछले साल में गौ कृपा अमृत पे हमने इसका 8 कुंटल का एवरेज लिया जी। अभी भाव नहीं है सोयाबीन के, इसीलिए अभी भी सोयाबीन बेचना बाकी है। अच्छा, पिछले साल का जी। तो आपको मेरा 1 एकड़ से 8 कुंटल मिला है सोयाबीन में। ये 2.5 एकड़ का प्लॉट है। अच्छा, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे,
ये प्लॉट में पिछले साल में मुझे 21 क्विंटल 60 किलो 21 क्विंटल 60 किलो 60 किलो जी। सोयाबीन हो चुका है। अच्छा। और उसमें 9 कुंटल तुअर का यील्ड लिया है। अच्छा, 9 क्विंटल तुअर का यील्ड लिया है जी। तो लगभग अभी आप जैविक कृषि करते हैं, जो पारंपरिक रासायनिक कृषि करने वाले काश्तकार किसान जो है, तो उनको अंदाजन कितना उत्पाद सोयाबीन में आता है 1 एकड़ में? एक आधे काश्तकार को 10 या 12 का भी आता है। अच्छा, हाँ हाँ। लेकिन अगर अपन लेवल पकड़ते हैं तो 6 से 8 कुंटल में सभी किसानों को यील्ड आती है। यील्ड आती है। अच्छा, सभी मतलब कोई अच्छी किस्तकारी करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन 6 से 8 कुंटल में जनरल हमारे इधर यील्ड आती है। अच्छा, उसी में मैं बैठा हूँ। अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि 7 से 8 क्विंटल उत्पादन लेने के लिए रासायनिक कृषि पद्धति में उनको कितना खर्चा आता है और आपको जैविक कृषि के अंदर कितना खर्चा आता है? जैसा आप समझिए, अगर रासायनिक खेती में 8 कुंटल का उत्पादन आता है, अच्छा, तो उसमें फवारने की दवाई जी, रासायनिक खाद, यह तो 2 चीजें ऑर्गेनिक खेती से ज्यादा है। अच्छा, बाकी तो सोयाबीन सोइंग करना है, वीडिंग करना है, ये तो खर्चा वो किसानों को ही है, हमको भी है जी। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बीज लाते हैं तो फाउंडेशन बीज लाते हैं। अच्छा, मतलब इस साल में जो अम्बा हमने लिया है विद्यापीठ से, वो फाउंडेशन बीज है। मतलब ये बीज हम अगले 2 साल तक चला सकते हैं। लेकिन बाकी किसान वह जो है वो सोयाबीन की बैग दर से हर साल नहीं लाते हैं। उसमें हमारा वो भी खर्चा कम होता है। अच्छा, तो वो हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो 6-7 हजार रुपए हमारे से उनका खर्चा ज्यादा होता है। अच्छा, पर एकड़ में बाकी का जो काम किस्तकारी करना है वो तो वो किसान और हमको एक तरीके ही करना पड़ता है जी। तो अभी ये जो अलग अलग दोनों ट्रीटमेंट है, एक जैविक है और एक रासायनिक है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप जैविक कृषि के अंदर क्यों उतरे? मतलब जैसे हम धरती को माँ कहते हैं, तो लेकिन ममत्व के तत्वों पे आपने क्या काम किया है वो आप दर्शकों को बताइए। जैसा एक मराठी में कविता है, मैं माया जमीन ही भले पिकविते मोती, एका दाण्याच्या पेऱ्याने दाणे पाये लीचे होती। मतलब हमारे पूर्वज कुछ भी नहीं डालते थे तो भी एक दाने से हजारों दाने उनको मिलते थे, हमको क्यों नहीं मिलते? तो मतलब जमीन के अंदर जीव होता है, जमीन सजीव होती है जी। तो गोकृपा अमृत से हमने जमीन को सजीव बनाया और सजीव बनने के बाद में हमें उत्पादन कम होता ही नहीं है। अच्छा, तो धरती को हम जो माँ कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं, तो निष्ठा रख के अगर हम काम करेंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छा हमको रिजल्ट है। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो रोग है यहाँ पर हमको दिखता नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो कई कई जगह पे यहाँ पर थोड़े कीट का है प्रादुर्भाव, लेकिन ये सभी मित्र जीवाणु के ज्यादा रहने के कारण पत्तों के नीचे आप देख सकते हैं पूरे पत्ते साफ है। यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ऐसे कोई भी रोग का प्रादुर्भाव नहीं है। और बाकी भी खेत में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर सुअरों का थोड़ा दिक्कत ज्यादा है, बीच बीच में खेत खराब करते हैं, लेकिन पूरी लश ग्रीन है, कहीं भी पीलापन नहीं है, पूरा खेत साफ है इनका। और जहां पर भी आप देखेंगे चलते हैं अभी हम नीचे तो पूरी मिट्टी भुरभुरी है। अब अपन पूरे हाथ से ही मिट्टी सरका सकते हैं, अभी तो बहुत बारिश गिरी है फिर भी इनकी पूरी मिट्टी नरम है। तो ये पूरा कमाल गौ कृपा का है। अभी हम आगे इनका जो केली का पाक है वो देखेंगे। धन्यवाद। किसान मित्रों, अभी हम इनके जो केला है, केले के प्लॉट पे अपन हम खड़े हैं। तो यहाँ पर इनका जो केली का प्लांटेशन है लगभग 3 साल पुराना है। 3 साल से इन्होंने यहीं पे केले लेते हैं। और पीछे अगर हम देखेंगे वहां पे तो पीछे इनका लगभग 4 से 5 साल पुराना ये केली का प्लॉट है। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि केली के अंदर रासायनिक कृषि और जैविक कृषि में इनका क्या अंतर रहा और इनको क्या अनुभव है और मार्केट के अंदर डिमांड क्या है वो हम समझ के लेंगे। जी आप बताइए शुरुआत से। जैसे कि केले लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। केला टिश्यू कल्चर लाके कोई भी लाके लगा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है मार्केट। जी, मार्केट में कैसा बेचा जाए। तो मेरा एक बैनर है, बैनर के ऊपर लिखा है
केले हमारे पक जाएंगे आपके घर। मतलब मैं जो है ये केला पकने के बाद में मैं इसको तोड़ता हूं और गाड़ी में भर के ले जाता हूं। अच्छा, गाड़ी में भर के लेके जाने के बाद में क्या होता है, ये जो पका हुआ केले अब एक के ऊपर एक दूसरा रखेंगे तो वो नरम बन जाएगा। लेकिन कच्चा जो केला है एक के ऊपर एक कितने भी रख दिए तो दबेंगे नहीं। हाँ, सही में, मतलब पके हुए केले दब जाते हैं। हाँ, और वो खराब होते हैं, फिर मार्केट में एक्सेप्टेंस उसका बहुत कम है। लेकिन आप कच्चा ही केले देंगे विदाउट इथेनॉल ट्रीटमेंट, बिना केमिकल के ट्रीटमेंट के ही देंगे तो लोगों के घर पे वो पकेंगे। जैसे कि क्या रहता है, केला पकना ऊपर से शुरू हो जाता है। मतलब ये जो पूरे इसके केला जिस दिन इसका घर निकलता है जी, उसके 100 दिन के बाद में इसको काटना है जी। ये काट के अपन इसको बाजार में ले जाएंगे तो ये 2 दिन में पकेगा, ये 2 दिन में पकेगा, ये तीसरे दिन में पकेगा, ये चौथे दिन में पकेगा, ये 5वें दिन में पकेगा, ये 6वें दिन में 7वें दिन में पकेगा। अच्छा, हाँ, ऐसी हमारी पद्धति है। अच्छा, मतलब जो भी कस्टमर हमारे पास में आता है वो बोलता है कि हम तो 2 दिन बाहर जा रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं है, ये घर आप ये फली ले जाइए, ये आप उधर से गांव से वापस आने के बाद में आपके घर में पकी हुई मिलेगी। अच्छा, हाँ, ये हमारी एक केले बेचने की पॉलिसी पद्धति है जी। अभी आप मुझे बताइए कि रासायनिक पद्धति से जब अपन केले का उत्पाद लेते हैं और जैविक में, तो आपको किलो के हिसाब से ये घर में कितना आपको फर्क दिखता है? जैसे रासायनिक खाद में अगर आप देखेंगे, रासायनिक पद्धति में जी, तो इसकी साइज आपको पहले तो बहुत बड़ी दिखेगी जी, क्योंकि ये जो गैप है जी, ये जो गैप है ये बहुत बड़ा बड़ा रहता है। सही है। मतलब बेमतलब की वार जिसको बोलते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ लंबा हो जाता है बीच में। इनका इंटरनोड स्पेस जो है, आप नजदीक से दिखा सकते हैं एक बार, इंटरनोड स्पेस जो है तो ये बढ़ जाता है, इसके कारण वो लंबा दिखता है। लेकिन अभी हम आगे भी देखने वाले हैं इनके बाग के भीतर जाके कि कैसे कम इंटरस्पेसिंग पे भी बहुत अच्छा यील्ड ले रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लगभग इतने आप जो आपका घर है, आपको कितना केजी का एक आता है एक पेड़ से? जैसा कि हमने शुरुआत की पहले साल में जी, हमें 20-25 किलो से 45 किलो तक की राशि मिली। अच्छा, एक लोम मिली आपको? एक लोम मिली। अच्छा, मतलब कुछ लोम 45 किलो की मिली, तो कुछ 25 किलो की भी मिली, तो कुछ 20 किलो की भी मिली। अच्छा, रैंडम आपको मिली है वो? हाँ, मतलब रैंडम 25 की अपन पकड़ सकते हैं जी। दूसरे साल में वही जो लोम है हमको 15 या 20 किलो की मिली। अच्छा, और अब ये तीसरा साल है, तीसरे साल में आप देख सकते हैं इसको, ये करीबन 15 से 20 किलो में आने वाला है। अच्छा, लेकिन ये हम इसको किलो से बेचते नहीं हैं, हम इसको डजन से बेचते हैं जी। और 3 साल से हमारा एक ही रेट चल रहा है। अच्छा, 50 रुपए डजन। अच्छा, ना उसे कभी कम हुआ ना कभी मतलब मार्केट का रेट कुछ भी हो जाए, अच्छा, हमारा रेट ज्यादा या कम होता नहीं। हमारा जो कस्टमर आता है वो केले उठाता है, खुद गिनता है और खुद पैसे देके जाता है, वो ये नहीं बोलता इसका रेट क्या है। अच्छा, तो किसान मित्र हमको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि जनरली किसान बोलते कि हमारे उत्पाद को बाजार में रेट नहीं मिलता, लेकिन ये बोलने से कभी बात बनेगी नहीं। हमें खुद 2 कदम आगे आके खुद का एक छोटा मार्केट हो या बड़ा हो, वो निर्माण करके ही अपना उत्पाद बेचना शुरू करना चाहिए। जैसे आज देखेंगे तो कभी 5 रुपए में बिकता है केले, कभी 100 रुपए में बिकता है, लेकिन ये शाश्वत कृषि नहीं है। ये जैसा बोल रहे कि लगभग 3 सालों से 50 के दर पे ही बेच रहे हैं, तो ये शाश्वतता है कृषि की कि एक ही वो दर पे वो बेचते रहे और उनको कंटिन्यूस आवक आते रहे। तो आप ये बताइए कि आजू बाजू में जो भी काश्तकार है उनका और आपका इसके अंदर उत्पादन खर्चा में कितना फर्क है, आप ये समझा के बताइए दर्शकों को। जैसा तो ये जो केले का टिश्यू कल्चर का बीज रोप होता है जी, वो 20 या 25 रुपए या 18-20 रुपए में एक आता है। लेकिन हमने वो प्लाट में से आरू निकाल के पहले घर में ही रोप बनाए। लेकिन हमने कुछ आरू से एक मतलब 10 या 20 ग्राम आरू से हमने 15 पौधे तैयार किए।
एक ही आरू से। जैसे बायो टेक्नोलॉजी में प्लांट्स के अलग अलग सेल्स से हम अलग अलग सैपलिंग्स और रोप बनाते हैं, वैसे वही ढंग से इन्होंने घर पे ही रोप की बिजाई जो है वो खुद ही घर पे की और घर पे ही इन्होंने उनके पौधे जो है वो तैयार किए हैं जी। तो उसके लिए हमारा खर्चा तो वह कम हुआ, जी। बाद में हमने जो मतलब बेड बना के इसको सोइंग नहीं किया, मतलब पहले उसको खोदाया जी और उसमें रोप गाड़ दिए, उसके बाद में उसको भरी दिया। अच्छा, मतलब बाद में बेड बनाया। उसी कारण ये जो पौधा है ये पक्का है, ये गिरता नहीं है। अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, तो बाउंड्री में कोई भी इनको शेडिंग नहीं है। लगभग जोर से अगर हवा पवन भी घुसे तो बहुत बार हम देखते हैं कि केले ये जो गिर जाते हैं। विदर्भ में भी बहुत बारिश चल रही है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, फिर भी देखेंगे तो बहुत अच्छे केले टिके हैं। कुछ पत्ते फट चुके हैं भले, लेकिन पूरे केले ये पक्के खड़े हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर जमीन में देखेंगे आप तो बहुत बड़े पैमाने पे ह्यूमस है। ये जो भी गाय का गोबर डलता है, जो भी कचरा इसका गिरता है, बिना यहाँ से निकाले यहीं पे वो गिरने के बाद इसके अंदर ह्यूमस फॉर्मेशन मतलब जैविक कचरा जो है वो बढ़ रहा है। और जैविक कचरा बढ़ने के बाद इसका फायदा यह है कि ह्यूमस से ह्यूमिक एसिड का निर्माण होता है, और ह्यूमिक एसिड का निर्माण होने से तंतुमूल, जिसे सफेद मूल कहते हैं अपन, बहुत जल्दी इसको निकलते हैं। और तंतुमूल आने के बाद जैसे ही पेड़ का विस्तार नीचे बढ़ता है तो ऊपर उसको शक्ति आती है और वो पकड़ के रखता है मिट्टी। तो जनरली जैविक कृषि करने वाले किसानों को कभी भी ज्यादा करके हवा और बारिश से नुकसान होने का जो खतरा है वो कम होता है जी। तो अभी ये बताइए कि ये जो वैरायटी है केली का, ये कौन सा है, कितने एकड़ पे अपना प्लांटेशन है, और आपको इससे लगभग आमदनी कितनी हो रही है? इसके वैरायटी का नाम तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, 10-12 साल के पहले मैंने रोड पर से एक पौधा उठा के लाया था। अच्छा, पहले एक पौधे से 10-15 पौधे बनाए, 10-15 पौधों से 50 पौधे बनाए, 50 पौधों से 200 पौधे बनाए, और उसका आरू निकाल के 2000 पौधे बनाए और 1 एकड़ में लगाया। अच्छा, लेकिन जो भी कोई किसान आता है, जो भी कोई आदमी आता है, तो वह बोलता है कि इसकी हाइट बहुत कम है, डार्क वैरायटी है। हाँ, और केले की जो साइज है, साइज बहुत बड़ी है, तो इसको आप अपना भी नाम दे सकते हैं जी। ऐसी कोई भी ये नहीं बोलता कि ये हमारी वैरायटी है। अच्छा, मतलब कोई भी क्लेम इसके ऊपर आज तक नहीं हुआ कि किसी यूनिवर्सिटी की वैरायटी, लेकिन आपको ये खुद ही से आपको एक जगह पे मिली और वहां से अपने 1 का 2, 2 के 10, 10 के 1000 करके अपने आपके यहाँ पर रखे हैं ये। जी जी। तो अभी हम इनके खेत के भीतर जाके जो भी इसका ग्रोथ है और बाकी चीजें है वो देखेंगे। धन्यवाद। किसान मित्रों, अभी हम इनके खेत के भीतर खड़े हैं, चारों बाजू में हमारे केली ही केली है। तो अभी हम देखेंगे कि इनका जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है इसके केली का, तो अभी हमको ये समझा के बताएंगे कि इनको एक पेड़ से लगभग कितना उत्पादन आता है, कितना किलो में इनको क्या इसका यील्ड मिल रहा है। तो ये अभी हमको मार्गदर्शन करेंगे। संगा, जैसा कि ये जो मेरा केला है ये तीसरी कटन है, मतलब पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल है। मतलब केले एक ही जगह पर है और ये तीसरी साल में लोग बोलते हैं कि जैसे 1 साल के बाद में केले रखने के बाद में उत्पादन घट जाता है, लेकिन जैसा अपन गोकृपा वापरते हैं और गोकृपा का वापर ज्यादा इसमें अगर करते हैं तो 3 साल में मैं तो कह सकता हूं कि 5 साल तक ही एक ही जगह पर केले का उत्पन्न अच्छा मिल सकता है। जैसे कि अभी ये जो घर है इसका वजन जब पक जाएगा, जब इसका वजन करीबन 15 से 20 किलो के आसपास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि जैसा अभी ये जो केला है इसके फली में कितने केले हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 केले इसमें है। मतलब इसमें 18 है, इसमें 18 है, इसी में 18 है और नीचे में थोड़े कम कम होते जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि जैसे कि अभी ये 1 फनी है, ये 2 फनी है,
ये तीसरी फनी है, ये चौथी फनी है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। नहीं, ये 8 फनी है। मतलब 8 दिया 12। अपन 12 डजन नहीं पकड़ेंगे, इसको 10 डजन पकड़ेंगे। अगर 10 डजन भी पकड़ते हैं तो 10 डजन पकड़ने से मैं 50 रुपए डजन से केले बेचता हूं। और मेरे खेत में व्यापारी कोई आता नहीं, मैं खुद मेरे गाड़ी में जाके रोड पे खड़ा रह के केले बेचता हूं। मतलब ये एक पौधा 500 रुपए का हो गया। और ऐसे मेरे खेत में 1800 पौधे हैं। अच्छा। तो मतलब अगर हम देखें तो जनरली बड़ा, अगर हम जो लोम देखते हैं केली का, कि जो बहुत लंबा है, चौड़ा है, तो उसके ऊपर ना जाते हुए हम लोग ने खाली देखना चाहिए कि बेयरिंग कितना है हाँ, और कितना फल धारणा इसके अंदर हो चुकी है। तो जैसे आपने इसके अंदर हमको गिन के दिखाया, बहुत लोग बोलते हैं कि जो लंबा है वो अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो इंटर स्पेस होता है अलग अलग जगह, जैसा विंटर ये जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है, यहाँ पे अभी 4 उंगली जा रही है, लेकिन इसके नीचे 2 ही उंगली जा रही है। और इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो 2 उंगली के ऊपर इसके अंदर स्पेस आपको मिलेगा नहीं, और उंगली भी नहीं जाएगी। जब ये पकेगा बिल्कुल, तो इसके अंदर उंगली तो क्या, मतलब कीड़ा भी नहीं जा सकता, इतना ये पैक हो जाएगा। अच्छा, जी जी जी। और इसका 1 डजन केले का वजन मेरे खेत में करीबन 2 से 2.5 किलो बढ़ता है। अच्छा, बहुत अच्छा है, बढ़िया। किसान मित्रों, अभी हम जैसा देखते हैं कि हर बार गौ कृपामृतम हम जिस भी भूमि पर डालते हैं वहां बहुत बड़े पैमाने पे हमको केचुए दिखते हैं। तो अभी ये हमको कह रहे थे कि आप चैलेंज देके कोई भी जगह दिखाइए, वहां पर मैं आपको खोद के तुरंत केचुए दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इनकी सब केली है, खेत छोड़ के बाकी क्षेत्र है, यहाँ पर भी केचुए हमको ये दिखते हैं, ऐसा ये बता रहे। तो अभी ये प्रात्यक्षिक हमको करके दिखाएंगे जी। जैसा अभी यहाँ अपन देखेंगे कि यहाँ केचुए है क्या। अच्छा, हाँ। तो जैसा अभी एक डंडल लिया, ये देखिए, ये केचुआ है जी। मिट्टी भी काफी भुरभुरी है आपके यहाँ पे। एकदम जैसा ऐसा एक एक अलग अलग कण में मिट्टी बदल गई है। ये देखिए, ये एकदम छोटा जीव है। मतलब बहुत सारे केचुए एकदम यहाँ तैयार हो चुके हैं। ये देखिए जी, मतलब आप कहीं पर भी एक बार एक की जगह अगर खोदते हैं तो केचुए ही केचुए आपको दिखेंगे। बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा, हमको हर जगह पे केचुआ दिख रहा है इनके खेत में। और सही मायने में बहुत इनकी भूमि नरम हो चुकी है गौ कृपा डालने से। तो ऐसे ही इसी तरह से जिस जिस भूमि पे गौ कृपा अमृतम डलता है वहां पर बारिश का जितना भी पानी गिरता है पूरा जमीन सोख लेती है। और जमीन सोखने के बाद जमीन के पानी का स्तर जो है वो ऊपर आ रहा है। आज बहुत पानी का प्रश्न बहुत जगह पे है कि अकाल है, बहुत जगह पे कुएं में पानी नहीं है। इनके यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो मिट्टी है काली मिट्टी है। काली मिट्टी के अंदर पानी रुकने की बहुत बड़ी समस्या है। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्टी सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। तो इन मिट्टी में बहुत पानी रुकता है, लेकिन इनका पूरा खेत देखिए, लगभग हर रोज 10, 20, 25 मिलीमीटर यहाँ पर हर रोज बारिश गिर रही है। परसों तो 40 मिलीमीटर बारिश गिरने के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी पानी जमा नहीं है, पूरा खेत सूखा है। तो यह है गौ कृपा अमृतम का रिजल्ट। जैसे अभी मैं ये भी बता सकता हूं
तो अभी पास में ही अभी ये जो मिर्ची का पौधा है, जी आप एक बार उसको भी देख लीजिए। जी क्या फर्क, गो कृपा से क्या फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये मिर्ची का पौधा है, इसको कितनी मिर्ची लग चुकी है आप देख सकते हैं। मैं मेरे खेत में थोड़ा थोड़ा खाने के लिए सब कुछ उगाता हूं। उसके बाजू का पौधा ही आप देख सकते हैं, इसको भी कितनी मिर्ची लग चुकी है। और अभी इसको 15 दिन में कुछ भी छिड़काव नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये एकदम फ्रेश है। अच्छा। पास में ही रंगीन लाल कलर की भिंडी लगाई है। जी